नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ पर 70वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है अखिल भारतीय किसान महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, कलकत्ता में आयोजित किया गया था, मद्रास में आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया गया था या पटना में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अखिल भारतीय किसान महासभा का बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना है यह 1936 में किया गया था। ठीक है, 1936 में। और इसके स्थापना के जो संस्थापक थे, वो कौन थे, स्वामी सहजानंद। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वामी सहजानंद को किसानों का नेता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका जो उद्देश्य था अखिल भारतीय किसान सभा का, जो इसका सबसे मेन उद्देश्य था वो किसानों के हित के लिए था। जिस तरह से ब्रिटिश नीतियां आ रही थी भारत में और किसानों को इस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, चाहे वो भू राजस्व की नीति से लेकर के हो, चाहे वो उनकी जमीनें छीनने की नीति हो, तो उन सबको दूर करने के लिए इस अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन की जाती है। और ये किसान की जो समस्या है, इस किसान समस्या को राष्ट्र के स्तर पर पहुंचाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस क्या है, बीटी रामदेव, सत्यभक्त, बी ऑप्शन क्या है सत्यभक्त, सी क्या है लाला लाजपत राय और डी क्या है NM जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी कि ये जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। और इसकी स्थापना की गई थी कब, 1920 में। कहां पर, मुंबई। ठीक है, तो इस भारत ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन है आपका, लाला लाजपत राय। और वहीं सचिव की अगर बात करी जाए तो इसके जो सचिव है वो है चिमनालाल। इसके सचिव कौन थे, इस भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव कौन थे, चिमनालाल। ठीक है, अब देखिए ये जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब बनी तो इसमें और भी सदस्य शामिल थे। अगर उन सदस्य की अगर बात करते हैं तो उन सभी सदस्य में देखते हैं कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू जी है, सरोजिनी नायडू है। इस तरह के जो नेता हैं, इस भारत ट्रेड यूनियन से बाद में जुड़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शंस क्या है, ए अगर देखते हैं कश्मीर है, बी क्या है BNWAP, ये क्या है भाई, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है भाई, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, सी देखते हैं क्या है, केरल, डी क्या है, असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। देखिए अब 1921 का जो मोपला विद्रोह हम लोग देखते हैं, वो मोपला विद्रोह हम लोग देखते हैं, तो ये जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर होता, मलबार वाला क्षेत्र में। और ये जो मलबार वाला जो क्षेत्र है कहाँ पर आता है देखने को, केरल राज्य में। ये हमें मलबार क्षेत्र को देखने को मिलता है। देखिए अब ये जो मोपला विद्रोह है, यह मोपला विद्रोह भी आपका किसान विद्रोह है, किसान से संबंधित है। ठीक है, अगर इसका रीजन देखा जाए कि ये मोपला विद्रोह क्या होता है, तो ये जो मोपला विद्रोह होता है, जिस तरह से ब्रिटिश का अत्याचार बढ़ा था किसानों पर, भू राजस्व की नीति लाई जाती थी, जिसके लिए जिस उद्देश्य के साथ ये अखिल भारतीय महासभा का गठन किया जाता है, सेम वही रीजन यहाँ पर इस मोपला विद्रोह में भी देखने को मिलता है। एंड सेकंड चीज देखते हैं कि ये जो मोपला विद्रोह है, यह आपका 1921 में भी एक बार आंदोलन जो है, 1921 में भी इस आंदोलन को देखा जाता है, क्योंकि यह आंदोलन चलता है किसका, असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में इस आंदोलन को, मोपला विद्रोह को चलाया जाता है। लेकिन कंपनी जो है, जो सरकार है, इस आंदोलन को कुचल कर रख देते हैं, यानी कि इस आंदोलन को समाप्त कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल वाले क्षेत्र में ये मोपला विद्रोह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, चंपारण था, रांची था, बलिया था या फिर अलीपुर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रांची का था। ठीक है, यानी कि बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वो क्षेत्र में किया जाता था। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा बिरसा मुंडा का अगर देखा जाए कि बिरसा मुंडा का कार्य क्या है, तो इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है और वो क्या है, मुंडा आंदोलन। ठीक है,
मुंडा आंदोलन इनके नेतृत्व में चलाया जाता है। और ये जो मुंडा आंदोलन चलाया जाता है कब चलाया जाता है? 1899 से लेकर के 1920 के बीच में इन्हें देखा जाता है। अगर इसका मुख्य रीजन देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि सरकार जो है इन सभी जनजातीय की जमीनियों को छीन करके, इन सभी जनजाति की जो जमीन है उन सभी को छीन करके किसी बाहरी जमींदार को, किसी बाहरी साहूकार को जो सौंप दी जाती थी, और वो उस जमीन पर चाहे तो बेच सकते थे, और वो बाहरी जमींदार जो है उस जमीन पर अपना हक जताते थे, चाहे तो उस जमीन को बेच सकते थे, चाहे तो उस जमीन पर किसी दूसरे को खेती करने के लिए दे सकते थे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये जो जनजाति है, ये जो जनजाति है उस जमीन को लेने के लिए, उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस तरह के आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? आपके ऑप्शंस क्या है? ए देखिए लॉर्ड डलहौजी, बी क्या है लॉर्ड कर्जन, सी क्या है लॉर्ड वेलेस्ली और डी क्या है लॉर्ड लिटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम रेलवे बिछाई गई थी। अब प्रथम रेलवे की अगर बात करते हैं तो प्रथम रेलवे लाइन जो है आपका 1853 में बिछाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने। ठीक है, और वही अगर सेकेंड की अगर बात करें तो अब उसके अगले साल 1854 में कहाँ से? कोलकाता से रानीगंज। ठीक है, कोलकाता से रानीगंज में ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। देखिए अब लॉर्ड कर्जन का अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है यह आपका 1899 से 1905 में देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर लॉर्ड लिटन की अगर बात करते हैं तो ये जो लॉर्ड लिटन है आपका 1876 से 80 के बीच देखने को मिलते हैं। और वहीं लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करते हैं तो ये आपको 1798 से लेकर के 1805 के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है आपके 1857-58 के करीब इनका कार्यकाल रहता है। और उसी समय भारत में ट्रेड को लेकर के बहुत बड़ी संख्या में विस्तार की नीति अपनाई जाती है, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार की जाती है ट्रेड को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया है? ये जो बंगाल विभाजन है किस वर्ष रद्द किया गया? आपके ऑप्शंस क्या है? ए 1911, बी क्या है 1904, सी क्या है 1906 और डी क्या है 1907 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911 में इसका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस बंगाल विभाजन का रद्द होने का कारण। तो देखिए जब बंगाल विभाजन को 1903 में सार्वजनिक रूप से घोषणा करी जाती है, उसके बाद 1905 में इसे लागू किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में, हमारे देश के हर कोने में इसका विरोध किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। यहाँ तक राखी बांधी जाती है, नंगे पांव पद यात्रा किया जाता है, उसके बाद गंगा स्नान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जब घटनाएं हमारे देश में घटने लगती है और जगह जगह क्रांति संगठन इस तरह के स्थापित किए जाने लगते हैं, तो उसी के मतलब कि उसी विरोध का प्रदर्शन देखते हुए ये जो ब्रिटिश सरकार है, ये जो ब्रिटिश सरकार है इस नीति को बदलने की कोशिश करती है, और कोशिश करने के फलस्वरूप ये बंगाल विभाजन का जो रद्द करती है यह आपको 1911 में करती है। ठीक है, और जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करती है तो ये अपनी राजधानी कलकत्ता से लेकर के कहाँ? दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1919 में, बी क्या है 1917, सी क्या है 1921 और डी क्या है 1986। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका 1917 में। अब सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की बात करते हैं कि सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग क्या है। तो सेंट्रल आयोग विश्वविद्यालय के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करना था और उस अध्ययन को सरकार के प्रति मतलब कि सरकार को सौंपना था। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान भी किए गए थे। तो इस विश्वविद्यालय आयोग में हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा माध्यमिक जैसे प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, पहला क्या है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड की स्थापना। ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड की स्थापना करी जाती है, मतलब कि लागू किया जाता है।
और दूसरा देखते हैं महिलाओं को शिक्षा का प्रोत्साहन। महिलाओं को शिक्षा का प्रोत्साहन, ठीक है। और तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या है, तो वो आपका तीसरा है अध्यापकों का परीक्षण, यानी कि यहाँ पर शिक्षकों का भी ट्रेनिंग दी जाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस तरह के जो प्रावधान है ये सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग में लागू देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अब शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य नीतियां भी थी, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए अब चार्ल्स वुड की बात करें, चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है यह आपको लाया गया था 1854 में, ठीक है, जो कि ये भी शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित ये जो नीति लाई गई थी। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, ये जो हंटर शिक्षा आयोग है यह आपका 1882 से 1883 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब तीसरा अगर बात करते हैं कि तीसरा शिक्षा से संबंधित कौन है, तो तीसरा है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह आपका आया था 1904 में। अब चौथा देखते हैं हारकोर्ट समिति, जो कि आपका कब आया था 1929 में। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में, उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और हारकोर्ट समिति, तो ये सभी जो अधिनियम है, समिति है, यह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आपके ऑप्शंस क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यानी क्वेश्चन करने का मतलब है कि जब कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था तो उससे पहले कुछ राजनीतिक संस्था थी या नहीं, ठीक है। तो वही ऑप्शन है जो कि एबीसीडी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी थी, यंग बंगाल एसोसिएशन भी थी, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी थी। यानी कि हम देखते हैं कि मेरे भाई इसमें जो ये ऑप्शन दिए हैं, ये जो सारी संस्थाएं जो है 1885 से पहले, 1885 यानी कि कांग्रेस के गठन से पहले ये सारी संस्थाएं हमारे देश में थी, हमारे भारत में थी, जो कि राजनीतिक तौर से ये कार्य करती थी। देखिए अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, जिससे कि अब देखिए इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की जो स्थापना की गई थी, यह आपका स्थापना की गई थी 1876 में, ठीक है, 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखते हैं तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो की गई थी ये कब की गई थी 1866 में, जो कि इसके संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो इस तरह की संस्थाएं जो देखने को मिलते हैं हमें कांग्रेस से पहले की, ये जो राजनीतिक संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, जो कि अब वहीं मद्रास का भी बात करते हैं, मद्रास में भी कुछ राजनीतिक संस्था थी, जैसे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी। अगर वहीं पूना में देखा जाए तो पूना सार्वजनिक सभा हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे यहाँ पर सभी हो जाएगा, ठीक है, ये जो राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। यानी कि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले भारतीय कौन थे, तो आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है यह एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं, और तथा इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, इनके द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि 1828 में, ठीक है, जो कि 1828 में देखने को मिलता है। इन्हीं के द्वारा समाज में जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी, हमारे समाज में जो बुराइयाँ थे, उसको विरोध करने के लिए या ब्रिटिश को अनेकों पत्र लिखते हैं, अनेक
आवेदन पत्र लिखते हैं ताकि इन कुरीतियों को, इन बुराइयों को खत्म कर दी जाए। जैसे कि आपका सती प्रथा हो जाती है, स्त्री की शिक्षा के लेकर के अधिकार की बात करते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस तरह के ये जो सामाजिक सुधार है, इन्हीं के नेतृत्व में इस राजनीतिक सुधार को बात किया जाता था। ठीक है, और सबसे रीजन ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? यानी कि देखिए, अब दादा भाई नौरोजी को हम लोग देखते हैं, तो आपका स्वतंत्रता के समय यानी कि जब कांग्रेस की गठन हो जाती है तो उसमें हम लोग देखते हैं। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक, ये जो 3 नेता को हम लोग डिस्कशन करते हैं, यह आपके स्वतंत्रता संग्राम से हमें देखने को मिलता है। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है, यह आपका 1830-28 के करीब हम लोग देखने को मिलते हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? इसका जो ऑप्शन जो है 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और सी 16 अगस्त 1942। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें जो इसका जो ऑप्शन दिया है इसमें राइट आंसर दिया नहीं, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका गलत है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ, तो वो रियल में हुआ आपका कब? 8 अगस्त 1942। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942, यानी कि इसमें आपका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या होता है कि जब भारत में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव लाया जाता है और वो जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जब फेल हो जाता है तो इसके विरोध में ही महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, अब इस आंदोलन को चलाने के लिए देखते हैं कि ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को एक सभा आयोजन करते हैं। 8 अगस्त 1942 को एक सभा आयोजन करते हैं और उसी सभा में इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें कुछ प्रावधान रहते हैं। अगर वो प्रावधान देखा जाए तो पहला प्रावधान क्या रहता है? भारत से ब्रिटिश शासन खत्म करना है। ठीक है, पहला प्रावधान ये देखते हैं कि भारत से ब्रिटिश शासन खत्म करना, और दूसरी अगर देखता है कि अस्थायी सरकार की गठन करना, अस्थायी सरकार की गठन करना। वहीं अगर तीसरा की बात करते हैं तो भारत में जो फांसीवादी नाजीवादी के जो प्रचलन थे उसको इन सभी विचारों से भारत जो है स्वयं को रक्षा करेगी। ठीक है, एंड तीसरा क्या है? तो इस तरह का प्रावधान जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन में लाया जाता है और जिसके फलस्वरूप हमारे भारत के हर कोने कोने में इस आंदोलन को फैलाया जाता है। इस आंदोलन को फैलाया जाता है जिसमें आपका किसान मजदूर, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो आपका किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, महिला, इस आंदोलन में सभी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपना पद छोड़ने लगते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो अपना आचार्य पद, स्कूल यानी कि विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। वहाँ तक अगर छात्रों की बात करते हैं तो वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, वो विद्यालय जाना छोड़ देते हैं और इस तरह का आंदोलन में भाग लेते हैं। इस आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर लाने की कोशिश करते हैं और इसी में ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, कौन? करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका ऑप्शन क्या है? 1920 में चालू किए कि 1919 में किए कि 1921 में किए कि 1922 में किए? तो बात करते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपको चालू किया गया था कब? 1920 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1920। अगर इसमें रीजन की अगर बात करें तो देखिए रीजन ये है कि 1919 में जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में कांड चल रहा है, उसी तरह से हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम भी आता है जो कि कहीं ना कहीं इन भारतीय नेताओं को ठेस पहुंचता है। भारतीय जनता जो है इन सभी समस्याओं से नाखुश होती है। तो इसके बदले में ही हिंदू समाज और मुस्लिम समुदाय के जो आपस में संगठन होता है, आपस में जो सभा आयोजित करते हैं और सभा आयोजित करने के फलस्वरूप सरकार के प्रति ये कठोर आवेदन लिखा जाता है, ये कठोर अपील की जाती है कि इन सभी समस्याओं के, इन सभी मुद्दों पर सरकार एक्शन ले और इन सभी को सुधारने के लिए
कुछ नियम कानून नए प्रस्ताव पेश करें, ठीक है। अगर इस तरह का नहीं करते हैं तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से ये महात्मा गांधी जी जो अपने इस प्रस्ताव को, इस अपने मुद्दों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार के द्वारा जब एक्शन नहीं ली जाती है तो फाइनली 1920 में, कब, जून 1920 में इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन होते हैं और इसी कांग्रेस अधिवेशन में बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें शिक्षक, छात्र, सरकारी कर्मचारी, किसान, जो भी आंदोलनकारी हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सभी से प्रचार प्रसार करते हैं और करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फाइनली इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के फलस्वरूप कब, 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया जाता है और इसी असहयोग आंदोलन के चलाने के फलस्वरूप हम देखते हैं भारत के हर जगह पे आंदोलन छिड़ जाता है। जैसे कि अब देखिए, अब 31 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ की जाती है। अब ये असहयोग आंदोलन प्रारंभ की जाती है, जिसमें देखते हैं कि भारत के कोने कोने में, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे औरत हो, चाहे छात्र हो, इन सभी के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाए जाने के फलस्वरूप ये जो आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहे थे, यह क्रांति में बदल जाती है, जो कि आगे हमें 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और जिसके फलस्वरूप ये गांधी जी जो है अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस कर लेते हैं, यानी कि वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा असहयोग आंदोलन का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। ऑप्शंस क्या है, 1919, 1920, 1921, 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को लेकर के, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1919। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1919 में ये रॉलेट एक्ट लाया गया। देखिए अब रॉलेट एक्ट है क्या, अब ये रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो 1919-18 के करीब हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से भारत में आंदोलनकारी बढ़ चढ़ कर ये जो आंदोलन जो है यह क्रांति का रूप ले लिया था, तो उसी क्रांति को अध्ययन करने के लिए कि कौन सी क्रांति की योजना बनाई जा रही है, उसी को क्रांति को पहचानने के लिए, जानने के लिए एक समिति की गठन करी जाती है, ठीक है। और उस समिति को गठन करने में उस समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं, मतलब कि जो उस समिति के नेतृत्व करता रहते हैं, वो रहते हैं कौन, सर सिडनी। यानी कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सर सिडनी के नेतृत्व में एक समिति गठन की जाती है ताकि उग्रवादियों को पता किया जा सके कि कहाँ पर ये क्रांतिकारी जो है उभर कर सामने आ रहे हैं तथा इस तरह की योजना कौन सी जगह पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो सर सिडनी के नेतृत्व में ये समिति बनाई जाती है और इन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है और ये जो रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है, और ये जो रिपोर्ट पेश करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के अधिनियम एक विशेष न्यायालय की स्थापना करी जाती है, ठीक है, विशेष न्यायालय। और इस विशेष न्यायालय में कुछ ऐसे नियम कानून या प्रावधान रखे जाते हैं जिसमें शक के आधार पर अगर कोई क्रांतिकारी शक के दायरे में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहला ये हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि सेकंड ये है कि प्रांतीय सरकार जो है, प्रांतीय सरकार में ये जो ब्रिटिश सरकार है बिना वारंट की पूछताछ कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा कि 3 से ज़्यादा अगर कहीं आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। एंड तीसरा देखते हैं कि ये जो विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है, इस विशेष न्यायालय के माध्यम से अगर कोई निर्णय दे दिया जाता है तो इस निर्णय के विरुद्ध आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण को रद्द करना। तो ये होता है आपका रॉलेट एक्ट, जो कि ये रॉलेट एक्ट का पास किया जाता है आपका 1919 में। इसका जो राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरुआत की गई बिहार में।
आपके ऑप्शंस क्या है, पटना, गया, मधुबनी, और सी क्या है, सॉरी डी क्या है, चंपारण। ये तो हमें लगता है सभी को पता हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या, चंपारण। यानी कि चंपारण में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन चालू किया गया था। जब महात्मा गांधी जी 1914-15 में अफ्रीका से लौटकर भारत आए तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। यानी कि महात्मा गांधी जी जो है जब सबसे पहले अफ्रीका से लौटकर भारत आए तो एक साल भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के फलस्वरूप चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया जाता है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति। क्योंकि इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है यह किसानों से 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करवाना चाहता था। ठीक है, नील की खेती करवाना चाहता था। अगर नील की खेती होती तो जो कि किसानों को हानि के लिए, मतलब किसानों के लिए हानि के रूप में देखा जाता है। यानी कि अगर एक बार नील की खेती हो जाती है तो उस जमीन पर उर्वरक की समस्या हो जाती है, जिससे अगले मतलब कि जो नेक्स्ट फसल है यानी कि जो अगले बुआई का जो समय आती है वो उस पर कोई अन्य फसल नहीं उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्या जो है किसानों को झेलनी पड़ती है। और इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह शुरुआत करते हैं। कब, 1917 में। ठीक है, 1917 में शुरुआत करते हैं। अब सेकंड देखते हैं कि अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का यानी कि सफल होने के फलस्वरूप अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि यह करते हैं आपका 1918 में, जो कि यह प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन होता है। ठीक है, तो ये दूसरा हुआ। और उसके बाद एक तीसरा आता है कौन, वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो कि यह भी आपका कब चला जाता है, 1918 में, जो कि यह क्या है, प्रथम असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट कर आते हैं तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये 3 सफल आंदोलन देखने को मिलता है, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल आंदोलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीपीएससी का आज का PYQ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो जो अपना जो 70वें बीपीएससी को टारगेट के जो कि बीपीएससी को टारगेट किए हैं उनको उस बीपीएससी के देने में लाभदायक साबित हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।